हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इसका एनएवी देखिए 134 रुपए का है। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है इस म्यूचुअल फंड के अंदर कि भाई एक ऐसा लमसम किया जा सकता है ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना बिगड़े। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपको करना क्या है, क्योंकि पैसा आपके पास है। एक साल में बात करेंगे 36.67% का CAGR ये दिखा रहा है कि भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग चल रही है यहाँ पर रिटर्न के मामले में। 3 साल में 45.45% और 5 साल में बात करेंगे 23.20% एंड मैक्सिमम बात करेंगे तो 26.47% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आपके फंड मैनेजर्स ने आपको प्रोवाइड करके दिया है। 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। और स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। समीर राज साहब का क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस इनके रिटर्न में झलक रहा है। न केवल झलक रहा है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे झलक रहा है। समीर राज साहब ऐसे ही लगे रहिए, इन्वेस्टर्स भी आपको बढ़िया रिटर्न दे रहा है। एक 0.01% अगर आप एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स एग्जिट होते हुए देखने को मिलेगा। मेरे भाई 3 महीने में बात करेंगे 19.11%, 6 महीने में बात करेंगे 33.70%, एक साल में 36.67%, 3 साल में पैसा डबल कर दिया, 5 साल में पैसा 1.84 टाइम्स। हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर रुके तो आप हमेशा ये चीज़ देखना कि भाई 10 साल से ज़्यादा का तो आप टाइम मिनिमम आपको देना ही चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आना है, तो आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए। 10 साल में जो आपके पैसे को इन्होंने भाई साहब कितना गुना कर दिया। 10 साल में आपके पैसे को मेरे भाई 13 गुना नहीं 14 गुना कर दिया भाई। 10 साल में 1 लाख का इन्होंने बना दिया 14,57,000। ये इसी वजह से कहते हैं अभी भी वक्त है इस फंड के पास। जब जो भी बंदा लमसम के लिए सोच रहा है और वो एक बड़ा रिस्क लेना चाहता है, कि भाई अगर डूब गया पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पार हो गए तो नैया पार लग जाएगी। तो आपको इस सब्जेक्ट में इस फंड को लमसम के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो ये फंड 4-5% ऐसे ही गिर जाएगा। उस समय आपको लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए। हालांकि आप इस फंड में लमसम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कीड़ा होता है ना कि भाई लमसम का मतलब यही होता है कि एक बार डाल दिया पैसे को फिर दोबारा देखेंगे नहीं। लमसम का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता है। लमसम का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट गिरेगा उस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हुए चलेंगे। तो यकीन मानना, अगर आपके पास ग्रो में अकाउंट है, डिफरेंट जो ब्रोकर्स के पास आपके पास अकाउंट है, वो ब्रोकर्स डिफरेंट तरीके से आपको एसआईपी के लिए अमाउंट करने, एसआईपी के अंदर अमाउंट डिप्लॉय करने के लिए उनका डिफरेंट कैटेगरी है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर कितनी एसआईपी एक बार में एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप अपने लमसम के हिसाब से देख सकते हो, आप अपनी एसआईपी के हिसाब से देख सकते हो कि मैक्सिमम वो एसआईपी कितनी उठा रहा है। अगर वो 25,000 उठा रहा है, 50,000 उठा रहा है, 50 लाख उठा रहा है, 5 करोड़ उठा रहा है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। एक एसआईपी सिंपल है, नई एक्टिवेट करो। जो पुरानी एसआईपी चल रही है उसको पॉज करो इस फंड के अंदर, और जो एक नई एसआईपी चल रही है, नई एसआईपी क्रिएट करो। और उस क्रिएशन के बाद आपके पास जितना भी पैसा है उतना रिस्क लेकर के, और यकीन मानना वही रिस्क लेना कि आपका पैसा कल को डूब भी जाए तो भी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि जब रिस्क है तो डर के आगे जीत है, डर के आगे बहुत तगड़ा रिटर्न भी है। तो जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, जो आपके पास जो एसआईपी है उसको आप बढ़ा करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद इस एसआईपी को पॉज करके जो आपके पास पुरानी एसआईपी चल रही थी उस एसआईपी को वापस से एक्टिवेट कर लो। एसआईपी को आप पॉज करोगे, एसआईपी को आप स्टार्ट करोगे, एसआईपी को बंद करोगे, एसआईपी को कैंसिल करोगे। एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी, फिर हम जिंदगी में एसआईपी का पेमेंट ही नहीं कर रहे, हालांकि रिमाइंडर बार बार आ रहा। इससे घंटा असेट मैनेजमेंट कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस लेवाए नहीं होने वाले हैं। अल्टीमेटली केवल आप ये देखना कि आपका जो ऑटो डेबिट सिस्टम ना लगा हो, क्योंकि उस केस में आपका बैंक आपसे चार्जेस ले सकता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे एक ढेला भर, एक पैसे का भी रत्ती भर चार्जेस नहीं लेने वाला है। तो आपको जो मर्जी हो आप उस तरीके से करें। अल्टीमेट आपका फोकस होना चाहिए किसी तरीके से अच्छे फंड्स के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय होना चाहिए। लमसम ना करे, कोई दिक्कत नहीं, एसआईपी के माध्यम से पैसा घुसा दो, दिक्कत क्या है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर होता है। और जिस ताबड़तोड़ रिटर्न, भाई तालियां तो यहां पर रुकनी ही नहीं चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। एसबीआई स्मॉल कैप को भी इन्होंने बीट किया है, लॉन्ग टर्म में भी बीट किया है, शॉर्ट टर्म में भी बीट किया है। और यकीन मानना, शायद ऐसा लगता है जो समीर राज साहब जिस तरीके से बैटिंग करें उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी टिकने वाला है इनके सामने। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा करूं तो 34,000
1468 करोड़ का असेट साइज है मेरे भाई। यही कहना होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके फंड से मेरा कि भाई आप रिटर्न दोगे, तुम मुझे रिटर्न दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बस बात खत्म हो गई। 0.75% का एक्सपेंस रेशियो। भाई साहब घमंड नहीं किया इन्होंने, इतना तगड़ा रिटर्न दिया, उसके बाद कहते हैं कि भाई घमंड नहीं किया। घमंड क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी भी एक्सपेंस रेशियो बहुत सदा हुआ है, जो कि है केवल 0.75% का। 2.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। भाई घमंड तो यहां से भी लिख रहा है कि घमंड तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि लोग तो 3 महीने का ले लेते हैं, इन्होंने तो कहा कि भाई साहब 1 महीने रुक जाओ मेरे पास, 1% का एग्जिट लोड लेंगे, और यकीन मानना 1 महीने भी रुक गए ना तो रिटर्न आपको इनकी पॉकेट से देखते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, कुछ डाइवर्सिफाइड है। इसके साथ साथ एनर्जी, इंश्योरेंस जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए कहीं भी इन्होंने किसी भी सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी और किसी भी शेयर को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। और ये देख लो फंड मैनेजर का जो फोकस है किस तरीके से फोकस चल रहा है, और यही रीजन है आप देख रहे होगे जिन फंड्स ने कम रिटर्न दिया है, हो सकता है उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज्यादा टारगेट दे दिया, पर्टिकुलर सेक्टर बेस पे चले गए। इन्होंने किसी सेक्टर को बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं किया, बल्कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिन शेयर को चुन करके लेकर के आए हैं उन्होंने तगड़ा रिटर्न दिया है, और यही रीजन है कि अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी आप समझिए, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है लॉन्ग टर्म में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, केपीआईटी इंजीनियरिंग, तेजस नेटवर्क, अपार इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, जाइडस वेलनेस, सिक्योरिटी जी। ये बताओ ये क्या बता रहे हो? ये भाई शेयर है, ये शेयर है जहां पर आपका पैसा लगता है। शेयर मार्केट सुना है ना आपने? शेयर मार्केट, शेयर आपने कभी सुना होगा आपके पूर्वजों की, भाई शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार से दूर रहना, ये उसी सट्टा बाजार से पैसा आ रहा। भाई मैं सही बताऊं, मैं भी अपने खानदान का पहला ऐसा बंदा हूं कि जो शेयर मार्केट में आया है। इससे पहले जो मेरे पास्ट और जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो यही कहते थे मेरे भाई दूर रहना शेयर मार्केट से, ये सट्टा बाजार है। पर मैंने जब 9th क्लास से जब मैंने कॉमर्स ली तब भी मुझे समझ में नहीं आया, इंटर में ली तो उसके बाद भी समझ में नहीं आया, मेरा कॉमर्स ही रहा कि शेयर मार्केट क्या है। उसके बाद जब मैंने सीए ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला, टीचर्स ने बताया कि भाई आपके पास अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ आपकी केवल इक्विटी ही क्रिएट करके दे सकता है। फिर चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद मुझे खुद से पता चला केवल इक्विटी ही आपके पैसे को अच्छा बना के दे सकता है। अदरवाइज आपका मकान, आपका जो अदर्स टाइप की सिक्योरिटी वहां पर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, पर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो केवल इक्विटी से ही मिलेगी। जाइडस वेलनेस, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, टिमकेन इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, करूर वैश्या, एलांटास बैंक, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इओन एक्सचेंज, बलरामपुर चीनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साइंट लिमिटेड, सीआईई ऑटोमोटिव, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। पर शेयर्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हो, ये आपके लिए समीर राज साहब यानी कि फंड मैनेजर आपके लिए ये काम करेगा। सीआईई ऑटोमोटिव, अब ये फंड मैनेजर का ये कोई भंडारा तो चल नहीं रहा है जो कि भाई फ्री में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप इनको एक मॉनेटरी इनको बोल सकते हो कि एक मॉनेटरी इनको कंपनसेशन देते हैं, जिसे आप एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हो, ठीक है। और अजंता फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन और इंडिगो एयरलाइंस के नाम से आप इसे जानते हो। इंटरग्लोब एविएशन को इंडिगो एयरलाइंस जानते हो ना, जिसके फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एनआईटी लर्निंग, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ज्योति लैबोरेटरीज, बिरला कॉर्पोरेशन, फॉलोड बाय रेडको खेतान, फिनोलेक्स केबल, नवीन फ्लोरिन, मैक लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, मैग्मा फिनकॉम, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, टीडी पावर सिस्टम्स, वर्धमान टेक्सटाइल, इक्लैक्स, फाइल इंडिया, केपीआर मिल्स, जेंसार टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, एचजी इंफ्रा, रेमंड लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइट्स, लिंडे इंडिया, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। निपॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करेंगे तो 3,47,758 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 242 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, वीडियो केवल शिक्षा के लिए था। शिक्षा को लीजिए, शिक्षा को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, आपके क्या व्यूज़ हैं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स, मेरा जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको कब आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपको रिटर्न मिला, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। मुझे देखने से प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।